कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही होगी। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इकोनॉमी का एक टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट भी होता है और साथ साथ आपके इकोनॉमी के अंदर ये टॉपिक हमें दिया हुआ है। देखिए, पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें और जो एक पेपर के लायक हो सकता है, पेपर में जहाँ से सवाल बनता भी है, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग किसे WTO को। अच्छे से देखना, मज़ा आएगा बिल्कुल क्लास में। ठीक, देखो, विश्व व्यापार संगठन। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की संकल्पना क्या है, ये सब जानने के लिए हमें ना थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इतिहास जानने की आवश्यकता है। देखिए, हुआ क्या, अगर आप लोगों को याद होगा तो 1928 के आसपास, 29-30 के आसपास क्या हुआ है, एक विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, है ना। विश्व में क्या आई थी? आर्थिक मंदी आई थी, जिसे ग्रेट रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, एक ज़बरदस्त मंदी थी और इसका सभी देशों पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा था। तो इसके वजह से क्या हुआ था, मंदी की वजह से, कि जितने भी देश थे उन सब ने जो अपने टैरिफ्स हैं, टैरिफ्स मतलब होता है प्रशुल्क। प्रशुल्क होता है कि जब कोई देश आपके यहाँ कोई सामान लेके आता है तो आप उस पर जो शुल्क लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रशुल्क बोलते हैं। या ऐसा करिए कि जो इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, उस इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है, जो शुल्क लगाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रशुल्क बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दूसरे देशों ने क्या किया कि यहाँ मंदी की वजह से यहाँ जो ट्रेड का मामला था, व्यापार का मामला था, उसमें जो था नियंत्रण चीज़ें हाथ से बाहर होने लग गया। और जब नियंत्रण बाहर होने लगा तो ये बात जो थी यहाँ, ये बात समझ में आने लग गई कि हमें कोई ना कोई ऐसा संगठन एक ऐसा चाहिए कि जो इस नियंत्रण, एक बाजार के नियंत्रण को, इस व्यापार को किसी तरीके से संभाल सके। लेकिन अगर कुछ हो पाता इसी बीच में, कहते हैं कि ये भी एक बड़ा कारण था, मंदी बड़ा कारण थी जो द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे हमने देखने को आया। ठीक है, क्या आया? वर्ल्ड वार जो हो जाता है वो द्वितीय होता है। और वर्ल्ड वार द्वितीय आपको पता है कि 1939 से 1945 तक देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक, तो 1939 से 1945 तक क्या होता है? वर्ल्ड वार होता है। तो इस वर्ल्ड वार जब तक चलता रहता है तो वर्ल्ड वार के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक, कहते हैं कि मंदी भी एक बड़ा कारण था और दूसरा जो व्यापार में जो असंतुलन था, जो नियंत्रण था, वो भी कहते हैं कि इस वर्ल्ड वार द्वितीय का बड़ा कारण रहा था। ठीक है, तो इसी बीच जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है तो सबसे पहली बात जो दिमाग में थी वो ये थी कि कोई एक ऐसा संगठन बनाना जो क्या कर सके, इन सब जितने भी राष्ट्र हैं, इन सभी राष्ट्रों को संयुक्त करके लेकर के चल सके। ठीक है, इन सब के ऊपर एक तरीके से निगरानी रखी जा सके, सबको एक सूत्र में बांधा जा सके, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ाया जा सके, मानवता को जीवित रखा जा सके। तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता को समझा गया। तो वहीं से एक निकल के आया कंसेप्ट जो आपका किसका है? यूएनओ का कंसेप्ट है या यूएन का कंसेप्ट है, यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है। तो अभी हम वहाँ की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी बीच में ये भी समझा गया कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों की भी आवश्यकता है जो क्या कर सके, हमें नियंत्रण कर सके, दूसरे देशों को आर्थिक मदद प्रोवाइड करा सके, जिससे क्या हो सके, बाजार पर नियंत्रण रखा जा सके, दूसरे देशों को आर्थिक मदद प्रोवाइड कराई जा सके, दूसरे देशों के अंदर जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रिया हैं चली हैं, जो नुकसान हुआ है वर्ल्ड वार के दौरान, उसे किसी न किसी तरीके से उसकी भरपाई करी जा सके। जिन देशों को नुकसान कम हुआ है वो उनका सहयोग कर सकें। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता उस समय जो थी वो सामने आई। तो इन्हीं संकल्पना के साथ क्या होता है, एक न्यू हैम्पशायर के अंदर एक सम्मेलन होता है, एक समझौता होता है, जिसे ब्रिटेन वुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। अब मैं कहानी को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, तो क्या होता है, न्यू हैम्पशायर में 1944 के आसपास, ठीक, 1944 के आसपास क्या होता है, न्यू हैम्पशायर, जिसे हम लोग ब्रिटेन वुड बोलते हैं, ब्रिटेन वुड समझौता होता है। क्या होता है?
ब्रिटेन वुड का एक समझौता होता है और इस समझौते के बाद दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे सामने आता है। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और एक विश्व बैंक, विश्व बैंक जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो दो संकल्पना हमारे सामने आई, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। तो अगर देखें कि डेट देखना चाहे, मैं डेट नहीं बस ईयर आप लोग देख लें, ये 44-45 के आसपास है और आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्या, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लेकिन अभी ये समझा गया कि अभी आवश्यकता है किसकी, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जो क्या कर सके, व्यापार को नियंत्रित कर सके। लेकिन यहाँ आपके वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक कोई भी निर्णय सामने निकल नहीं पाया। देखिए इस दौरान जो है जो सबसे बड़ा देश जो सामने है वो अमेरिका है और किसी भी संगठन को चलाना बिना अमेरिका के वो नामुमकिन सा था उस दौरान। ठीक है, आज हालात अलग हैं लेकिन उस दौरान हालात क्या थे, वर्ल्ड वार हुई थी, एक सबसे बड़ी शक्ति जो कौन थी, वो अमेरिका हुआ करता था। तो इसी बीच में क्या हुआ कि अमेरिका जिस संगठन में शामिल नहीं होगा उस संगठन को चला पाना ही मुश्किल है। नुकसान अमेरिका को भी हुआ। तो अमेरिका इस बात पे सहमत था कि हमें कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो क्या कर सके, फंड को प्रोवाइड करा सके, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, जो लोन दे सके और जिससे अपने देश में विकास करा जा सके, भरपाई करी जा सके। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है या कोई ऐसा संगठन सामने आता है जो व्यापार को नियंत्रित करेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए अमेरिका इस चीज़ से बचना चाहता था। लेकिन और देश क्या थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने जो क्या करे, व्यापार को नियंत्रित करे। तो इसी बीच के चलते हुए यहाँ पे वर्ल्ड वार के तुरंत बाद 1945 से ही लगातार कोशिशें जारी कर दी गई और अंततः जाते जाते 1947 के आसपास एक सम्मेलन होता है। कहाँ पे, हवाना के अंदर। कहाँ होता है, हवाना सम्मेलन। और इस हवाना सम्मेलन में एक निर्णय लिया जाता है, ये आपका 1947 से 1948 के आसपास रहेगा। ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ क्या होता है कि एक निर्णय लिया जाता है हवाना सम्मेलन में कि कम से कम हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जिसमें व्यापार को नियंत्रित करने की क्या हो सकती हो, सभी लोग उसकी पॉलिसी के अधीन चलें, सभी लोग मिलकर के एकजुटता के साथ आगे बढ़े। ठीक है, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पुकारा जा रहा था उस समय, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITO के नाम से। ठीक है, अब इसका मसला क्या चल रहा था उस दौरान कि अमेरिका की पोजीशन साफ नहीं हो पा रही थी कि अमेरिका रहेगा नहीं रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन फिर भी ITO को बनाने की कवायद जो थी वो जारी थी। इसी बीच में क्या होता है कि दूसरी तरफ, मैं अभी बात करूंगा, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं बात को, कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात हुई और अंततः कहते हैं कि 56 देश इसमें शामिल थे और इन 56 देशों ने मार्च के महीने में 24 मार्च 1948 को इस समझौते पर क्या करे, हस्ताक्षर करे। 24 मार्च 1948 को क्या करे, हस्ताक्षर करे। ये कहा जाता है कि 56 देश शामिल थे और लेकिन हस्ताक्षर करने वालों में 53 लोग थे। देखिए ऐसा 53 देश थे, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग ये भी मानना है, मैं देख रहा था कुछ तो उसमें 56 देशों के हस्ताक्षर भी हैं, ऐसे कुछ है। तो देखिए इस बात से परेशान नहीं होना है कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उस दौरान। कहा यह भी जाता है कि 56 के 56 ने सिग्नेचर करे हैं। कहा यह जाता है कि कुछ लोग इससे वॉकआउट कर गए थे और 53 लोगों ने उस समय इस पर क्या करे थे, सिग्नेचर करे थे, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो दोनों बातें आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एक तरफ से ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मसौदा पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया था, लेकिन अभी अमेरिका की पोजीशन क्लियर नहीं है और जैसा कि मैंने बताया बिना अमेरिका के किसी भी संगठन को चलाना क्या है उस समय नामुमकिन सा है। अंततः क्या हुआ यहाँ पे आकर के कि अमेरिका ने ITO से अपना हाथ खींच लिया और अमेरिका के जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जो कांग्रेस है, उसने क्या किया कि इस प्रस्ताव को पास ही नहीं करा, उसे नामंजूर कर दिया। इसलिए अमेरिका इससे क्या हो गया, अलग हो गया। अमेरिका
अलग हो गया और अमेरिका के अलग होने से आईटीओ का जो अस्तित्व था वो खतरे में आ गया और आईटीओ इसे आगे बढ़ा नहीं पाए, आईटीओ को हम लोग ये लोग चला नहीं पाए। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है कि 1947 के आसपास, या मैं ये कहूँ कि 1945 से जब से इस मसौदे पे काम चल रहा था, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता समझी जा रही थी और अमेरिका का क्लियर नहीं हो पा रहा था कि संगठन बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा। तो इसी बीच कुछ देशों ने मिलकर के, ठीक है, क्या किया, एक जेनेवा में कॉन्फ्रेंस करी। ठीक है, कहां करी, जेनेवा के अंदर कॉन्फ्रेंस करी 1947 में। और जेनेवा की कॉन्फ्रेंस में जाकर के एक एग्रीमेंट साइन करा गया जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, GATT आपने बहुत सुना होगा। क्या हुआ, जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर 1947 में एक एग्रीमेंट साइन करा गया। देखिए ये कोई समझौता है, ये कोई ऐसा संगठन नहीं है GATT, ये एक एग्रीमेंट है। ठीक है, जो किन्होंने किया कि कुछ लोगों ने या कुछ देशों ने मिलकर के जिसे क्या किया, सिग्नेचर करा। तो आप देखिए, तो इसी बीच में क्या होता है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस होती है, जेनेवा कॉन्फ्रेंस होती है कब, 1947 में। और जेनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान ही क्या करा जाता है, एक एग्रीमेंट को साइन किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, GATT, मतलब जनरल, आप देखिए फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत पेपर में आता है, जर्नल एग्रीमेंट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स, प्रशुल्क जो मैंने आपको बताया, टैरिफ्स, टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हम हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता, प्रशुल्क और व्यापार सामान्य समझौता। प्रशुल्क और व्यापार सामान्य समझौता होता है जिसे मैं क्या बोलता हूं, GATT बोलता हूं। ठीक है, ये कब हुआ, ये मैंने बताया कि 1947 में एक जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन इसकी डेट भी हम बता सकते हैं 23 अक्टूबर 1947, या ये कभी कभी देखिए आपका अक्टूबर डालिए आप, कभी कभी 23 अक्टूबर मिल जाएगा, कहीं कहीं ये 30 अक्टूबर मिल जाएगा, लेकिन अक्टूबर 1947 में क्या होता है, एक समझौता होता है और इस एग्रीमेंट को लगभग 23 देश क्या करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, कितने देश साइन करते हैं, 23 देश साइन करते हैं, इस एग्रीमेंट को मानते हैं। और इसी बीच क्या होता है कि ये वर्किंग करना कब से शुरू करता है, कार्य करना शुरू करता है आपका 1 जनवरी 1948 से। ठीक है, कई बार पेपर में सीधा सवाल यहां से पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखना। क्या होता है, जितना मसला अब तक हुआ आप लोगों ने देखा कि वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, इसके अलावा हवाना सम्मेलन में ITO का प्रस्ताव सामने आया, लेकिन ITO चल ही नहीं पाया। इसी बीच में क्या हो जाता है, 1947 में जेनेवा कॉन्फ्रेंस होती है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान एक एग्रीमेंट को क्या करा जाता है, साइन करा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, एग्रीमेंट साइन होता है 1947 में, 23 देश इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये आपका GATT जो है वो काम करना कब शुरू होता है, या जो ये समझौता है कब से लागू होता है, ये 1948, 1 जनवरी 1948 से आगे हो जाता है। देखिए भारत इस समय तक आज़ाद हो चुका है। आप देखोगे अगस्त में 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया है, तो भारत जो था वो GATT में संस्थापक सदस्यों के रूप में था। या इन 23 देशों के अंदर कौन शामिल है, भारत भी शामिल है, तो ये ध्यान रखना जी, भारत भी क्या है, इन 23 देशों के अंदर शामिल है। ठीक, तो GATT जो है वो एक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी बीच में क्या होता है कि GATT एक तरीके से एक एग्रीमेंट है, कोई संस्था नहीं है। ठीक है, तो अब इसे एक संस्थागत रूप देने की बात सामने आई, अलग अलग वार्ताएं चली, अलग अलग दौर की वार्ताएं हुई, अलग अलग सम्मेलन हुए और अंततः इस मसले को आगे खींचा गया। और GATT के 8वें दौर का सम्मेलन जब शुरू हुआ 1986 में। ठीक है, देखिए GATT का 8वें दौर का सम्मेलन या 8वां सम्मेलन जब शुरू होता है, ये होता है आपका 1986 में और 1994 तक चलेगा। ठीक है, 1986 से चला और 1994 तक चलेगा। ये जो हुआ है आपका, इसे बोलते हैं उरुग्वे सम्मेलन बोलते हैं इसे। ठीक है, उरुग्वे सम्मेलन।
और उरुग्वे सम्मेलन जो है इसके जो निर्देशक है उस समय GATT के वो है आर्थर डंकन। कौन है? आर्थर डंकन। तो इस उरुग्वे सम्मेलन के अंदर आर्थर डंकन जो है वो एक प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। आर्थर डंकन क्या रखते हैं? प्रस्ताव रखते हैं जिसे डंकन मसौदा या डंकन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या रखते हैं? एक प्रस्ताव रखते हैं जिसे क्या बोलते हैं? डंकन प्रस्ताव रखते हैं। और इस प्रस्ताव में ये बात सामने आती है कि एक ऐसे संगठन पे मोहर लगा दी जाती है जो क्या करेगा? पूरी दुनिया के अंदर व्यापार को नियंत्रित करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं कि एक उरुग्वे सम्मेलन के अंदर डंकन प्रस्ताव के माध्यम से मराकेश के अंदर, मराकेश एक जगह पड़ती है कहाँ पे? मोरक्को में, ठीक है। और इतिहास में आपको मैंने बताया था कि मोरक्को से कौन आए थे? इब्न बतूता आए थे, ठीक है, जो दिल्ली के काजी नियुक्त करे गए थे। उन्हें काजी किसने नियुक्त करा था? देखिए इकोनॉमी में हिस्ट्री घुस गई है, मध्यकालीन भारत, कोई बात नहीं है, आप लगातार क्लासेस देख ही रहे हैं। तो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त करा था, ठीक है। फिर मैं इस पर बात करूँगा। जो मोरक्को से इब्न बतूता आए थे उन्हें दिल्ली का काजी किसने नियुक्त करा था? आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है? मराकेश मोरक्को जो है एक जगह पड़ती है, इसमें एक समझौता होता है। और इस समझौते के तहत क्या होता है? 123 देश एक समझौता या एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। कब की बात है? 15 अप्रैल 1994 में क्या करते हैं? 123 देश इस पे क्या करते हैं? शामिल होते हैं। और 123 देश इस मराकेश मोरक्को वाले समझौते पे क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं, जिससे एक नया संगठन सामने आता है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? WTO, विश्व व्यापार संगठन। अब वो क्या जाता है? सामने आता है। बात क्लियर है? अब क्या सामने आ जाता है? विश्व व्यापार संगठन सामने आता है। तो अब हमें किसे देखना है? विश्व व्यापार संगठन को देखना है, WTO को देखना है। चलिए इसी बात को अब क्या करते हैं? आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं WTO अब, ठीक है। चलिए ध्यान से अब आ जाओ। मोरक्को में मराकेश में समझौता हो गया है और उससे क्या बन गया है? अब WTO जो था वो अस्तित्व में आ गया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन है। तो इसकी जो स्थापना होती है, आपने देखा कि 123 देशों ने समझौते पर सिग्नेचर करे मराकेश समझौतों के अंदर। और वो समझौते कब हुआ? 15 अप्रैल 1994 को हुआ। उसके बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर होता हमारा शुरू होता है वो आपका, या ऐसा कह सकते हैं कि नए ईयर के साथ 1995 में 1 जनवरी 1995 से जिसकी शुरुआत होती है आपकी WTO की शुरुआत होती है। 1 जनवरी 1995 में किसकी स्थापना हुई? WTO की स्थापना हुई। देखिए अब ध्यान से सुनना बात को। देखिए होता क्या है? WTO क्या है? एक आप कह सकते हैं एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। अब इसे मैं स्वतंत्र कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसके अलावा आपने देखा था कि एक IMF बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक वर्ल्ड बैंक बना था। ये दोनों किसके अधीन होकर के काम करते हैं? UN के अधीन होकर के काम करते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि संबद्ध होते हैं किससे? यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध होते हैं। जबकि हमारा WTO किससे संबद्ध नहीं होता। ये क्या है? हमारा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है। तो ध्यान रखना, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है WTO। और देखिए मुख्यालय इसका कहाँ पे है? जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा WTO की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। तो 3 इसकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश।
इसके अलावा कुल मिलाकर के अभी कितने सदस्य देश हैं? तो कुल सदस्य जो देश हैं इस समय WTO में वो कितने हैं? वो 164 हैं। और अंतिम देश जो शामिल हुआ है इसमें वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2016 में। ठीक है। अच्छा, भारत पूछा जाए कि भारत WTO में कब शामिल हुआ है, तो देखिए भारत जो इसके संस्थापक सदस्यों के अंदर आता है। भारत GATT जो आपने देखा था, एक जर्नल एग्रीमेंट जो हुआ था, ट्रीटी है ना, टैरिफ एंड ट्रीटी वाला, उसके में जो 23 देश थे उन 23 देशों में शामिल था भारत। अब इसके जो 123 संस्थापक देश थे जिन्होंने मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर करे थे, उसमें भी कौन शामिल है? भारत शामिल है। तो भारत इन्हें कब से शामिल है? इनके संस्थापक देशों में आता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, इस समय देखिए जो इसकी डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? डायरेक्टर जनरल, इसकी डायरेक्टर जनरल जो है वो अफ्रीकी मूल की हैं। सबसे पहली बात, ये पहले अफ्रीकी कोई अधिकारी हैं जो इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, उनका नाम डाल देंगे आप लोग, एनगोजी ओकोजी इवेला। एनकोजी ओकोजी इवेला, ये इनका नाम है। इसकी दो खास बातें, एक तो सबसे पहली कि पहली अफ्रीकी अधिकारी है, पहली अफ्रीकी अधिकारी, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि अफ्रीकी मूल से कोई भी अब तक डायरेक्टर जनरल नहीं बना है WTO का, ये पहली है। दूसरी बात, और पहली महिला अधिकारी है, पहली महिला है जो WTO की क्या बनी है? डायरेक्टर जनरल बनी है। तो दोनों बात ध्यान रखना, पहली महिला निर्देशक कर देना आप लोग, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहली महिला निर्देशक। ठीक है, इतनी बातें आपको बता दी WTO के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है, सारी की सारी दोबारा देख लीजिए। स्थापना 1 जनवरी 1995 में। स्वतंत्र निकाय है, किसी के संबद्ध काम नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो UN के अधीन होकर के काम करते हैं। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। कुल सदस्य 164 है। अंतिम अफगानिस्तान है। डायरेक्टर जनरल इसकी एनकोजी ओकोजी इवेला है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए WTO जो काम करता है वो कुल मिलाकर के 3 सिद्धांतों पर काम करता है। अब वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं बस आप देख लेना, पता होना चाहिए। कभी पूछ ले कि बताइए कि कौन सा सत्य है, कौन असत्य है, इस तरीके से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप बताएंगे 3 सिद्धांतों पर बेसिकली काम करता है। एक होता है रेसिप्रोकल, जिसे बोलते हैं पारस्परिकता का सिद्धांत। 3 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला सिद्धांत है रेसिप्रोकल, जिसे बोलते हैं पारस्परिकता का सिद्धांत। पारस्परिकता का सिद्धांत, ये क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब बोलते हैं, देखिए ढंग से समझना बात को। मान लेते हैं कि 2 देश हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है, कि भारत अमेरिका के सभी सामानों को अपने यहाँ आने दे और उस पर ज़्यादा ड्यूटी भी ना लगाए, ठीक से अपने मार्केट में उन्हें अपना काम करने दे, उन्हें बेचने दे सामान को। वही दूसरी तरफ क्या हो, अमेरिका भारतीय सामान को अपने यहाँ एंट्री ना दे, अगर एंट्री दे भी तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा के दे, जिससे भारतीय सामान बहुत ज़्यादा महंगा बिके वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि इम्बैलेंस होगा। तो ये इस सिद्धांत पर काम करता है WTO कि इस तरीके की चीज़ें देखने को ना मिले। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जैसा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए करेगा तो दूसरे राष्ट्र की भी जिम्मेदारी क्या है, वो भी उस राष्ट्र के लिए वैसा ही काम करेगा जैसा कि दोनों के बीच परस्पर तालमेल जो है वो बना रहे। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट इसका होता है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, ये देखिए समझना, बस ज़्यादा लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, पेपर में यहाँ से सवाल बनना वगैरह बनता भी नहीं है खासकर। ठीक है, बनना होगा तो भाई से पूछ लेगा कि कब बना क्या बना, जितनी बातें बताई हैं या आगे 1-2 बातें बताऊंगा वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, देखो MFN क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है। मतलब जैसे भारत है, भारत मान लेते हैं कि भारत के जो वैश्विक संबंध हैं वो रूस से ज़्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत किसके? चीन के। तो भारत क्या कर लेता है कि रूस को क्या देता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देता है, चीन को नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं होता है कि रूस से मान लेते हैं कि जैसे चीन से मोबाइल आते हैं, मान लेते हैं कि चलो रूस से मोबाइल आता है, चीन से भी मोबाइल आता है, तो भारत ऐसा नहीं करेगा कि इसके ऊपर तो ड्यूटी लगा दी, 50% टैक्स लगा दिया या ड्यूटी लगा दी।
रूस को कह रहा है कि भैया हम तुम्हें फ्री आने देते हैं मार्केट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि रूस का सामान बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा हमारे यहाँ, और चीन का सामान बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा भारत के मार्केट में, और रूस का सामान कम दाम पे बिकेगा। तो लोग पसंद किसे करेंगे? रूस को करेंगे, तो हम रूस को फेवर करेंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है। तो ये इस बात को भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है आपका WTO कि इस तरीके की घटना देखने को ना मिले। इसका मतलब क्या है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दीजिए, उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके का भेदभाव जो था वो WTO नहीं करने देता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, एक इसमें तीसरा कंसेप्ट बैठता है। तीसरा कंसेप्ट क्या बैठता है? तीसरा बैठता है इसके अंदर कि नेशनल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब कि एक वस्तु है, जैसे भारत की हम बात करते हैं, भारत में हम खुद को क्या बनाते हैं, जैसे हम भारत का क्या बना रहे हैं आजकल, मेड इन इंडिया में मान लेते हैं खादी के कपड़े बनाते हैं, खादी के कपड़े। और एक और कंपनी है, मान लेते हैं रिबॉक है, रिबॉक विदेश से कपड़े ला रही है, क्लॉथ्स ला रही है यहाँ पे। तो हम रिबॉक को इतना ज़्यादा महंगा कर दे रहे हैं अपने देश के अंदर, या हम उसे रिबॉक को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा बिक पा रहा है। खादी के कपड़े को हम ज़्यादा प्रचलन में कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बार बार लोगों को अपील करी जा रही है, लोगों पे थोप दिया जा रहा है कि आपको खादी पहननी पड़ेगी। इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रिबॉक क्या हो जाएगा, भारतीय मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी कौन देखता है? WTO को देखना होता है कि स्वदेशी और विदेशी जो वस्तु हैं उनके साथ भेदभाव देखने को ना मिले। मतलब दोनों वस्तुओं को क्या हो, वो एक तरीके से एक तराजू में तोल करके देखा जाए, एक समान व्यवहार के साथ उसे देखा जाए। तो ऐसा यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा इन सब चीजों को देखने के लिए कुछ पर्यवेक्षक भी होते हैं। तो पर्यवेक्षक कुल मिलाकर के कितने देश हैं? 23 देश। कितने देश है पर्यवेक्षक? 23 देश है। इनका काम क्या है? ये WTO के सदस्य तो है नहीं है, लेकिन ये WTO के जो सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, उनमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। तो ये WTO के सदस्य नहीं है, नहीं है, लेकिन सम्मेलनों में भाग लेते हैं, लेकिन सम्मेलनों में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, तो ये 3 सिद्धांत पे काम करता है पर्यवेक्षक। देखिए आप लोगों ने। इसके अलावा देखिए इसमें 3 बातें और बता सकता हूं मैं कि WTO क्या करता है, किसी भी नेशन को 3 तरीके की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या कराता है? 3 तरीके की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराता है। अब वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बस मैं केवल नाम डाल के छोड़ दूंगा। ये क्या करता है? 3 सब्सिडी भी प्रोवाइड कराता है। एक होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक इसके अंदर होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और एक अंबर ब्लॉक सब्सिडी। एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी और एक अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो 3 प्रकार की सब्सिडी कौन प्रोवाइड कराता है? WTO प्रोवाइड कराता है किसी भी देश को। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं है। ठीक है, पेपर में सवाल यहाँ से नहीं बनेगा, बस मैंने एक बता दिया है आप लोगों को कि 3 प्रकार की सब्सिडी WTO उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा देखिए इसकी कुछ संस्थाएँ हैं, और देखिए संस्थाओं से सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली संस्था जो है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्टरीय कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और देखिए ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, ये ही WTO की निर्णयकारी संस्था के रूप में काम करता है। सारे निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इनकी होती है। यही WTO की क्या है? निर्णयकारी संस्था है। इसका जो पहला या इसमें ऐसा करिए, सम्मेलन अभी बाद में बताना। देखिए कम से कम जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, कम से कम कितने? 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रत्येक 2 साल में एक बार होता है। कम से कम बता रहे हैं, कम से कम 2 वर्ष में एक सम्मेलन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसका पहला सम्मेलन हुआ था जी, ये आप 1996 बताना, कहां पर? सिंगापुर में। इसके अलावा
12वां सम्मेलन जो होना था बेटा लोग वो 2020 में होना था। ठीक है, ध्यान से देखना पहले बात को। 12वां सम्मेलन कब होना था? 2020 में। कहाँ? कजाकिस्तान में एक जगह पड़ती है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में ये होना था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2020-2021 जो है वो कोरोना की भेंट चढ़ गया पूरी तरीके से लगभग, तो वो कोरोना में चला गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये सम्मेलन हो नहीं पाया, तो इसलिए ये सम्मेलन जो शिफ्ट कर दिया गया 12वां सम्मेलन कहाँ पे? जेनेवा में। मतलब ये कहाँ शिफ्ट कर दिया था? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, जहाँ इसका मुख्यालय भी है, वहीं पे इसे शिफ्ट कर दिया गया था और ये वहाँ पे हुआ भी है। तो जून 2022 में सम्मेलन कहाँ हुआ है? 12वां सम्मेलन है कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2-3 चीज़ें इसमें और हैं, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, इंपॉर्टेंट बात है। 2-3 चीज़ें इसमें और देख लो बेटा, बस ये आपका WTO क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब फिनिश हो जाएगा। देखिए 1 नंबर बनेगा यहाँ से पक्का, 100% बनेगा, तो आप ध्यान रख लेंगे। देखिए इसके अलावा इसमें क्या है आप बता देंगे। एक सामान्य परिषद होती है, जनरल असेंबली, सामान्य परिषद। ये क्या करती है? ये जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं WTO के, वो सब कौन देखती है? वो यही देखती है। WTO के क्या प्रशासनिक कार्य इसके द्वारा देखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, आपका विवाद निपटारण निकाय होता है, डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी, या इस तरीके से कह सकते हैं विवाद निवारण निकाय, डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी, DSB होती है। इसका काम क्या है कि अगर WTO के कोई 2 देश हैं, उन 2 देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है, या कोई भी एक आप ऐसे कह सकते हैं गलतफहमी हो जाती है, या कोई देश दूसरे देश के साथ अनफेयर करता है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए क्या है, विवाद निवारण निकाय जो है वो देखता है और यही काम करता है। इसके अलावा एक ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू वाला सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है, जो क्या करता है कि अगर यहाँ कोई समस्या है या कोई ट्रेड में दिक्कत है, उसमें कहते हैं कि ऐसे कह लो, पहले से डाल लो, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, इसे बोलते हैं TPRB। ठीक है, देखिए अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं कि 2 देश हैं और 2 देशों के बीच ये समझौता होता है कि मैं आप पे ड्यूटी कितनी लगा रहा हूँ, 10% लगा रहा हूँ, आप भी 10% लगाइए। ये समझौता हो गया, बातचीत हो गई, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। तो रिव्यू करने का काम किसका है? वो रिव्यू पॉलिसी को ये देखता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी TPRB देखती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, WTO के बारे में बताया, उसका इतिहास बताया, कैसे GATT बना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, ITO बना। ठीक है, तो ये सब बातें हमने इसमें करी। तो देखिए इसमें इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा देखिए मुझे लगता है कि यहीं से सवाल बन जाएगा, इससे ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेगा हम लोगों से, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, ईमानदारी से तैयार कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा देखिए जो सीरीज चल रही हैं, जो MCQs चल रहे हैं, वो सब आप लोग चैनल पर देखते जाइए। अगर आप सच में नए हैं और आपको हमारा प्रयास वास्तव में सही लग रहा है और आप कुछ सीख पा रहे हैं, आपको बेहतर लग रहा है कि मैं कुछ हेल्पफुल आपके लिए कर रहा हूं, तो आप मुझे ज़रूर इससे क्या करिए, पे बैक करिए, मेरी बात को दूसरे तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, और लोगों को चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चीज़ें। ठीक है, लाइक करिए। मेरे देखिए होता क्या है कि जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम लोग कुछ ठीक ठाक तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो ये काम आप करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मेहनत करते रहिए, आप लोग लगातार काम करिए, अपने आप को तैयार करिए और हम लोग ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल, जो ठाना है वो करके दिखाएंगे। चलिए अब कोशिश करते हैं, एक बार जो है अपने लिए करते हैं और इस आसमां को भी हम झुका के दिखाएंगे। इस ऐसे संकल्प के साथ छोड़ रहा हूं मैं आप लोगों को। जल्द मुलाकात होगी फिर अपनी नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए।